गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। बहुत ही बेसिक सा एक चैप्टर है जो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंटरलिंक्ड रहेगा, तो हमें इसे अच्छे से सीखना है और इस पर प्रैक्टिस भी करना है। तो रही बात मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ मोल कॉन्सेप्ट में एक वर्ड निकल करके आता है मोल। ये मोल क्या है? अगर हम आपसे पूछे ये मोल क्या है, तो जस्ट हमारा आंसर होगा कि मोल एक यूनिट है। मोल क्या है? एक यूनिट है जिससे हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल क्या है? एक यूनिट है जिससे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि एक मोल क्या होता है, तो एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। मोल क्या है? तो मोल एक यूनिट है जिससे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल क्या है? इससे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को कहते हैं। और ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Na से। और Na एवोगाड्रो नंबर होता है। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। तो अब हम अगर बात करें 6.022 इंटू 10⁻23, तो अब से हम इसे Na लिख दिया करेंगे, या जहीं कहीं भी Na हो तो हम उससे समझेंगे कि वो लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23। तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं ना है। अब अगर पूछा जाए, हमने यहाँ इंडिकेट तो किया है कि ये पार्टिकल्स है, पर अगर देखा जाए कि ये पार्टिकल्स क्या है, तो पार्टिकल्स तो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है,
इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और एटसेट्रा, ये सब पार्टिकल्स ही तो है। तो अगर हम 1 मोल इक्वल टू Na एटम लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, या फिर एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, या फिर Na इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, या फिर Na प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग Na न्यूट्रॉन भी तो लिख सकते हैं। तो 1 मोल इक्वल टू होता है Na पार्टिकल, और पार्टिकल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं। अब हमें एक बेसिक डिफरेंस लेना है कि कब हम एटम कहेंगे और कब मॉलिक्यूल कहेंगे। सपोज ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करके अगर O2 बना लेता है, तो जब कभी भी एलिमेंट को सिंगल एटॉमिसिटी के साथ लिखा जाए, यहां पर कितना नंबर है 1। सपोज कीजिए कि कोई एलिमेंट हो और यहां पर कोई नंबर लिखा हो n, तो ये जो नंबर होगा, ये नंबर ये एटॉमिसिटी कहलाएगा। तो जब किसी एलिमेंट में यहां नंबर 1 हो, बेसिकली 1 हम लिखते नहीं है, तो हमें समझ लेना है कि यहां पर 1 है। तो 1 अगर रहे तो हम इसको एटम्स कहेंगे, और यहां पर यह नंबर 2 है तो इसे हम मॉलिक्यूल्स नाम देंगे। तो कब हमें एटम लेना है और कब हमें मॉलिक्यूल लेना है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम यहां पर लिख दे Cl प्लस Cl, इससे फॉर्म कर लेते हैं Cl2, तब ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे एटम्स। तो कब हमें मॉलिक्यूल काउंट करना है और कब हमें एटम काउंट करना है, यह हमें पहचानने आना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें यहां पर लिख दिया जाए C12H22O11, तो बताइए ये एटम होगा या मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया। ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह से अगर यहां पर लिख दिया जाए NH3 अमोनिया, तो ये क्या है एटम या मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली ये भी क्या है मॉलिक्यूल्स ही है। तो अब हमें मोल्स को कैलकुलेट करना सीखना होगा। तो अगर किसी सब्सटेंस का गिवन वेट पता हो, तो हम उससे मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है
और इससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। चार ग्राम ऑक्सीजन लिखा हो तो इसे मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। तब ये कितना हो जाएगा 1/16। वही अगर इस तरह से लिखा हो 4 ग्राम ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, तब मोल्स निकालने के लिए लिखा जाएगा 4/32। तब कितना हो जाएगा ये 1/8। तो यहाँ जो 16 लिया गया है ये ऑक्सीजन एटम है और ये वाला ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स है। इसलिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया जाएगा और एटम हो तो एटॉमिक वेट से डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो अगर एटॉमिसिटी 1 हुआ तो हम उसे एटम कहते हैं और एटॉमिसिटी 1 से ज़्यादा हुआ, ग्रुप ऑफ एटम आ गए, तब उसे क्या नाम दिया जाएगा मॉलिक्यूल्स नाम दिया जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे 2.495 ग्राम CuSO4 डॉट 5H2O है, तो ये मोल्स में कितना होगा। यह क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 2.495 ग्राम कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O कंपाउंड हो तो ये मोल्स में कितना होगा। तो इसके लिए हमने अभी अभी पढ़ा मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो पता है 2.495। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें। अगर मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल लेंगे तो यहां रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। कॉपर के लिए 63.5, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है तो 16 इंटू 4 64 और 5 टाइम्स वाटर है तो वाटर के लिए लिखते हैं 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18 और यहां पर 5 टाइम्स है दैट मीन्स 90। अगर हम सबको ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 249.5।
249.5 क्या हुआ इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है 249.5, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.01। आंसर क्या हुआ 0.01। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.61 ग्राम Na2SO4 डॉट 10H2O अगर ये है तो मोल्स में कितना होगा, ये क्वेश्चन था। एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है। हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट दैट मीन्स 1.61 बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 322। निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, 2 इंटू 23 32, सल्फर के लिए 64 और 180 वाटर के लिए, सबको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 322। 322 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.005। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हम सीखते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। एग्जाम्पल H2O 1:8 के फॉर्म में मिलता है मास रेशियो में। और कंपाउंड जो है वो हमें दो टाइप को देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होना ही चाहिए, मस्ट बी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, तो वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियल है उसे क्या कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और रेस्ट को क्या कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज कीजिए 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्म करता है C3H7O2N। और अगर हम इसके 1 मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, 1 मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, 1 मॉलिक्यूल को अगर कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर में
3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 7 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम और 1 नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन एटम। और यदि हम इसी के एक मोल्स को अगर कंसीडर कर लेते हैं, एक मोल्स को कंसीडर कर लेते हैं, तब उसके अंदर में 3 मोल कार्बन, 7 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन, ये सब किस में हो जाएंगे? मोल्स में। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि इस फॉर्मूला को क्या कंसीडर किया जाए। अगर हम इसे एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं इस पूरे फॉर्मूला को, तो हमें एटम्स देखने को मिलेगा, और एक मोल अगर कंसीडर करने को देखते हैं तो हमें मोल्स दिखेगा। चलिए कुछ इसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने H2O को लिया है। सपोज कीजिए कि हमने H2O को लिया है, और अगर हम H2O के एक मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं, तब हमें 2 एटम हाइड्रोजन का दिखेगा, 1 एटम ऑक्सीजन दिखेगा। और अगर हम एक मोल वाटर को कंसीडर करते हैं, तो इसमें हमें 2 मोल हाइड्रोजन दिखेगा, 1 मोल ऑक्सीजन दिखेगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू होता है Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल क्या होता है? Na मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर में हम लोग लिख सकते हैं दो Na एटम्स, और यहां क्या लिख सकते हैं?
एक Na एटम्स। तो बात हमें अब तक समझ में आई कि कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स मिलेगा और उसके अंदर में एटम्स मिलेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टोटल number of atoms present in 22.5 gram of glucose। क्या कहा गया है कि 22.5 ग्राम में कितने सारे ग्लूकोज के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो चलिए पहले इस डेटा को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 180। तो 180 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये नंबर हमें मिल जाएगा 1/8। तो अगर 1 मोल होता तो Na मॉलिक्यूल्स होता। अगर 1/8 मोल्स होता तो ये Na/8 मॉलिक्यूल्स होता। बात समझ में आई। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, इसलिए 1/8 मोल्स में Na/8 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम 1 मॉलिक्यूल C6H12O6 का कंसीडर करते हैं तो इसमें कितने एटम हैं, तो 6, 12, 18, 24 एटम देखने को मिला 1 मॉलिक्यूल्स में। तो इसी तरह से Na/8 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, मिल जाएगा 24 इंटू Na/8 एटम्स। 8 3 जा 24, दैट मीन्स 3 Na एटम्स हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसे समझते हैं फिर से। क्वेश्चन कहा गया था कि 22.5 ग्राम ग्लूकोज में कितने सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हमने क्या किया, पहले ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। 22.5 by 180 दैट मीन्स 1/8 मोल्स।
1 मोल्स में Na मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए 1/8 में Na/8 मॉलिक्यूल्स हुआ। अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो इसमें हमें 24 एटम देखने को मिलेगा, इसीलिए Na/8 मॉलिक्यूल्स में हमें 3 Na एटम्स देखने को मिलेगा। चलिए सिमिलर क्वेश्चन एक और करते हैं। यह सबसे होना चाहिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ atoms present in 24.95 gram of CuSO4.5H2O। यह सबसे होना चाहिए। इसे हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट किया जाए। 24.95 डिवाइडेड बाय 249.5 तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो जाएंगे? जीरो 0.1 मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। इसीलिए एटम्स कितना हो जाएगा? 0.1 Na इनटू एटम यहां गिनिए, तो इसमें एटम कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 4 अब प्लस 3 5 जा 15, तो ये कितना हो गया? 21। इसे हमें 21 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो टोटल कितना हो गया? 2.1 Na एटम्स।